प्रणाम, नमस्ते। दिनेश एडवोकेट। आज के वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बात होगा। दरअसल पिछले 3 साल में हमसे कई बार ये पूछा गया है, कई बार इंसिनुएट करने का, सजेस्ट करने का कोशिश किया गया कि आपका कुछ पर्सनल ग्रज था, पर्सनल मोटिव था, जिसकी वजह से आपने ये पटना वाले स्टिंग ऑपरेशन में पूरा इतना बढ़ चढ़ के उस केस को लड़ा और ये किया। तो उस पे वो ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि ये वीडियो बन जाने से और ये वीडियो का कंटेंट देख लेने से आगे आप जितना भी मेरा वीडियो देखिएगा तो वो समझ में आ जाएगा कि आदमी किस टाइप का और कहाँ से इसका जो मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से चेंज होना शुरू हुआ और कैसे ये सब में ये आ गया। तो ऐसा है कि जब हमने रिट पिटीशन फाइल किया और 12 अक्टूबर 2018 को हमने फाइल किया कि पटना वाले स्टिंग ऑपरेशन वाले मामले में सीबीआई या विजिलेंस की जांच होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, सीबीआई विजिलेंस की जांच होनी या विजिलेंस की जांच होनी चाहिए। और उसके बाद वो रिपोर्टिंग न्यूज़पेपर में हुआ तो 13 अक्टूबर को दोपहर में फ़ोन आया राम विनय सिंह का। वो बड़े ही सम्मानित, बहुत ही काबिल, बहुत ही आदरणीय वकील हैं और हमने काफ़ी उनसे सीखा है। हम तो दिमाग से कमज़ोर हैं, लेकिन वो जितने विद्वान आदमी हैं उसको शब्दों में बयान नहीं, तो उनका एक सवाल बयान नहीं किया जा सकता। उनका एक सवाल था, उन्होंने फ़ोन किया कि दिनेश जी, ये आपका जो न्यूज़पेपर में आज देख रहे हैं आपने फाइल किया है रिट पिटीशन हाई कोर्ट में, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका कोई पर्सनल कभी ग्रीवांस रहा क्या वहाँ कोर्ट में, कुछ आपके साथ पर्सनल कुछ हुआ है क्या ऐसा कि जिसकी वजह से आप कोर्ट हाई कोर्ट चले गए इन लोगों के खिलाफ। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर हमने ये भी बोल दिया कि हमको कोई ये समझे कि हम किसी के कहने पे विड्रॉ कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो वो बोले कि नहीं नहीं, हमारा कोई ऐसा मनसा नहीं है, हम क्यों आपको बोलेंगे कि विड्रॉ कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए। और फिर उसके बाद प्रणाम पाती होकर फिर बात बंद हो गई। लेकिन उसके बाद से ये सवाल कई बार हमसे पूछा गया है, अभी हाल तक भी लगभग हर रोज़ कोई ना कोई आदमी मिल जाता है हाई कोर्ट में या जहाँ भी लोअर कोर्ट में जाते हैं, तो कोई ना कोई मिल जाता है, बोलता है आपको कुछ वो लोग पर्सनल तकलीफ था, पर्सनल ग्रज था। तो पर्सनल ग्रज भैया नहीं था। बात यह है कि एक बार विंध्याचल भैया यहाँ एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट में, उन्होंने हमसे कहा कि दिनेश, ये जो गंगा ब्रिज है अपना, महात्मा गांधी सेतु है, इस तरह से डिलैपिडेटेड हो गया है कि तुम इस पे एक PIL कर दो, इसका रिपेयर रिकन्स्ट्रक्शन का कुछ देखो करवा के। हमको लगा कि ये जेन्युइन बात है, ये जेन्युइन PIL होगा। हमने फाइल किया, जस्टिस हेमंत गुप्ता के बेंच में हम वो केस जीत गए। कोर्ट ने टाइम फिक्स किया, अंडरटेकिंग लिया, जो कंपनी बनाएगी उन सब कितने दिन में वो बनाएगी। आज वो आधा से ज़्यादा बन चुका है, आधा और बनना बाकी है। तो हमारा कोई हम उस ब्रिज से जाते हैं, हमारा नॉर्थ बिहार से कोई कनेक्शन भी है, मेरा सब रिश्तेदार तो इधर है, भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद मेरा ननिहाल है, तो हमारा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमको लगा कि जेन्युइन है तो हम कर दिए, अपना पैसा लगाए, अपना टाइम, एनर्जी, मनी सब तीनों अपना लगाए। फिर अनिल सिन्हा एक जज हैं पटना हाई कोर्ट में, वो उस समय जज नहीं बने थे, तो उन्होंने एक दिन कहा कि दिनेश, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक प्रोविज़न है कि शेल्टर होम बनना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में और सब डिविजनल टाउन में फॉर द विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, तो तुम कर दो। और बिहार में ऐसा वो नहीं है, बिहार में ऐसा अभी तक बनाया नहीं है सरकार। हम तुरंत ही कर दिए, हमको लगा जेन्युइन है तो हम तुरंत ही कर दिए, अपना पैसा लगाए, पढ़ाई लिखाई किए, ठीक से तैयार होके गए, वो अलाउ हो गया केस। अभी आपने देखा होगा कहीं न्यूज़पेपर में, हम पढ़े थे एक दिन कि बिहार सरकार ने फैसला किया, कैबिनेट ने, कि अब वो हर जिले में शेल्टर होम बनाएगी डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स के लिए। उसी तरह सरकारी वकीलों की नियुक्ति में जातिवाद, चमचावाद वगैरह होता था, वो केस हम जीते। वो केस हम अपना पैसा, अपना एनर्जी लगाए, सब कुछ लगा के लड़े और उसमें हम जीते। तो हमारा पर्सनल कुछ नहीं था इन तीनों केस में, हमको कुछ मिलना जाना नहीं था, लेकिन हमको लगा कि ये पब्लिक कॉज बढ़िया है तो हम लड़ गए, लड़के तीनों में जीते। जनता को उससे बहुत राहत मिला, बहुत बहुत। हाँ, एक और केस याद आ गया, पर्सनल और पब्लिक का बात हो रहा है तो एक पटना हाई कोर्ट से हम जजमेंट कराए कि बिहार के हर थाने में, हर फ्लोर पर, हर कॉर्नर पर, हर रूम में CCTV कैमरा इंस्टॉल किया जाएगा। ये मेरा डिमांड था, कोर्ट ने अलाउ कर दिया। सरकार ने केस कंसीड किया, सरकार ने टाइम लिया 2 साल का, अभी तक नहीं लगाया, हमको पता है सब जगह नहीं लगा है, लेकिन फिर भी हम केस जीत गए। और वो देर सबेर लग जाएगा, हो सकता है 6 महीने में, 1 साल में लग जाए। तो
हमारे करने से लगा क्या, हम कोई चोर उचक्का है कि हमेशा हमको थाना वाला पकड़ के ले जाता है कि उसके लिए हम कैमरा लगवा रहे थे। तो ये सवाल थोड़ा सा अपने आप में ये मतलब गड़बड़ है। ये सवाल आप लोग में से जो पूछते हैं या मन में उठता है, हमको लगता है उसका उत्तर हम दे चुके हैं। अब ये एक बात हो गया कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से। हम भी बाकी वकीलों की तरह कोर्ट जाते थे, पेशकार और कोर्ट स्टाफ इसका 50 रुपया दीजिए, इसका 150 रुपया दीजिए, इसका 200 रुपया दीजिए, इसका 160 रुपया दीजिए, देते जाते थे। एक बार एक घटना हुआ, रूपम पाठक के हम एडवोकेट थे, अभी भी हैं। तो रूपम पाठक वाले केस में जनवरी 2013 में हाई कोर्ट ने बेल दिया उनको और वो जेल से छूट गई। लेकिन अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उनका बेल कैंसिल कर दिया और कहा कि 13 नवंबर का अंतिम डेट है, उस डेट तक आपको सरेंडर करना होगा लोअर कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में पटना में। तो वो 13 नवंबर 2013 को सरेंडर करने गई। हम उनको लेके गए और उनकी माँ भी साथ में थी। अब देखिए वहाँ पे क्या होता है, वो माँ और बेटी इस तरह से रो रही है, आप समझ सकते हैं उस सीन को कि अब वो कब दोनों का भेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट का कैंसिल किया हुआ बेल है, कितने साल में वो जेल से निकलेगी। इस तरह से रो रही थी कि उसको देख के दूसरे आदमी को भी रोना आ जाए। और वहां पर वो कोर्ट स्टाफ, उस सीबीआई जज का जो स्टाफ है, पैसा मांगने आ गया कि कुछ दे के जाइए। उसको जेल ले जाने के लिए वहां पे बस खड़ा हुआ है बाहर, और उसमें पैसा मांगने आ गया। हम ही से कह रहा कि पैसा कुछ तो दिलवा दीजिए, कुछ तो दिलवा दीजिए, ये फेस्टिवल का टाइम है, उस समय छठ और ये सब होता है, नवंबर का महीना था, तो कुछ न कुछ दिलवा ही दीजिए हमको। अगर मेरे हाथ में उस दिन कोई हथियार होता, गन होता या चाकू होता, तो हम उसी दिन 302 में जेल चले जाते। हमको वो गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी दिन जब हम घर लौटे तो फैसला किया था कि पीएम के ऑफिस में सीएम, डीएम, सीओ, बीडीओ, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, नहर निर्माण में कोई घोटाला और घूसखोरी होगा, हम उस पर हाथ नहीं डालेंगे, उसको फाड़ के फेंक देंगे। लेकिन जुडिशियरी में कहीं से भी आ जाता है कि 10 रुपया भी कोई घूस ले रहा है या घूस मांग रहा है, जुडिशियल ऑफिसर है या कोर्ट स्टाफ है, तो उस दिन हमको वही 13 नवंबर 2013 याद आ जाता। उसी दिन से फैसला किया कि जुडिशियरी में घूसखोरी, रंगदारी, इस तरह का जो है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे अब। और वही दिन वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का। उस दिन से धीरे धीरे होते होते अब ये इस रूप में आ गया जो आजकल आप देख रहे हैं। और दूसरा बात कि होपलेस नहीं होना चाहिए। जब लड़ता आदमी, बहुत विरोध होता है उसका। हम तो 4-5 को जज का नाम बता चुके, जब उस सब कैसे हमको हड़काता था पटना हाईकोर्ट में। वो न्यायमूर्ति कम था, लंगा मूर्ति ज़्यादा था। तो होपलेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम में 1-2 आदमी अच्छे होते हैं। जैसे पटना हाईकोर्ट में भी हम बहुत होपलेस हो गए थे। हमको बहुत अफसोस आता है कि शिवाजी पांडे इतने अच्छे जज थे, हम उनके कोर्ट में गए तो हम उस समय तक ऐसे होपलेस हो गए थे कि हम उनको ठीक से असिस्ट नहीं कर पाए इस केस में। जितना बढ़िया से हम उनको कॉलेजियम वाले केस में असिस्ट किए, वो क्वालिटी, वो फ्लेयर नहीं था जब हम ये स्टिंग ऑपरेशन वाला केस उनके यहाँ पास किया। हमको लगता था कि ये भी तो वैसे ही करेंगे अब क्या, लेकिन वो कर दिए। पार्थसारथी जी भी बहुत बढ़िया से काबिलियत, ईमानदारी दोनों का परिचय देते हुए कर दिए। होपलेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुडिशियरी में बेईमान लोगों का भी कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पे ईमानदार लोगों का भी, न्यायप्रिय लोगों का भी कमी नहीं है। पटना हाईकोर्ट से एक छोटा सा उदाहरण, एक आदमी जो है एक जज बन गए लोअर जुडिशरी से आकर हाई कोर्ट में, पैरवी और सेटिंग के सहारे। उनका नाम था गोपाल प्रसाद, जस्टिस गोपाल प्रसाद। रेखा दोषित उस समय चीफ जस्टिस थी। वो समझ गई कि ये किस टाइप का आदमी है, तो बिना छिला हुआ जो है सो, बिना छिला हुआ वो गुजराती बांस, और बाकी उसका कहानी नहीं बताएंगे, पटना हाईकोर्ट का वकील लोग बताएगा कि कितना जो है सो कैसे चढ़ाई थी रेखा दोषित। तो हमको वो घटना भी याद आ जाता है रेखा दोषित वाला, कि कोई आदमी सेटिंग पैरवी के सहारे पटना हाईकोर्ट के कॉलेजियम को जो है फिक्स करके और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को फिक्स करके सब कुछ करके सेटिंग से जज बन गया, लेकिन एक रेखा दोषित से उसको भेंट हो गया। तो उसी तरह से भेंट होता रहता है। सिस्टम में लोग अच्छा लोग है, कभी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा बात, कोई जाति पाति का नहीं है, कोई भी तरह का बिहार के जुडिशरी में कहीं भी घूसखोरी हो रहा है, सब डिविजनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्पेशल कोर्ट में, वीडियोग्राफिक या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास है, निर्भीक होकर मेरे पास भेजिए, निर्भीक होकर मेरे पास भेजिए। कोई इधर उधर सोचने का जरूरत नहीं। हर आदमी किसी जाति में पैदा होता है, हम भी किसी जाति में पैदा हो, लेकिन हम जिस जाति में पैदा हुए वो हमको खाना देता है। हम किसी जाति में पैदा होने की वजह से कुछ जीवन में 1 रुपया भी पाए हैं और पाने का उम्मीद रखते हैं। इसलिए एकदम निर्भीक होकर भेजिए, कोई डरने घबराने का जरूरत नहीं है। धन्यवाद।